अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लोग में एक ऐसी शख्सियत हमारी मेहमान है जो बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, बेहतरीन होस्ट, बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन नोहा खां, बेहतरीन नात खां, जनाब शहरी साहब। शहरी साहब का हम यूँ भी शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि टाइम ज़ोन डिफरेंस है। अब वो अमरीका में होता है, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, तो उन्होंने हमें वक्त दिया। उनका बहुत शुक्रिया। शहरी भाई अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कोई ऐसी बात नहीं, आप जब बुलाएं अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हैं। अच्छा शहरी भाई, हर किसी के मुख्तलिफ करियर्स होते हैं, उसका कोई ना कोई नुक्ता आगाज़ होता है। आपका एक क्रिएटिव साइड, एक फ़नी करियर जो था आपका एज अ सिंगर, उसका क्या स्टार्ट पॉइंट था, कहाँ से था? ज़ाहिर बात है कराची से आपका ताल्लुक़ है, फिर आपने आगे आगे ओएसटीज़ की स्टेज परफॉर्मेंसेस करते रहे, फिर डॉक्टर साहब के साथ आपका ताल्लुक़, उनके प्रोग्राम में आपने मुसलसल उनका साथ दिया, मुख्तलिफ अंदाज में होस्टिंग भी करते रहे, साथ साथ हम नाते सुनते थे आपकी उनके साथ। तो उसका ज़रा अगर कुछ खुलासा दे सकें। जी बिल्कुल। अशर, स्टार्ट तो वैसे बचपन से हुआ। स्कूल और कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करके बहुत सारी चीज़ों में मैंने विन किया, नात खानी में और मिली नगमे गा के पाकिस्तान के। तो वहाँ से शुरू हुआ, तो वहाँ से थोड़ा सा पता था कि घर वालों को भी कि इसमें टैलेंट है। उसके बाद 1992 में मैं लाइव शोज़ करना स्टार्ट किया म्यूज़िकल। और उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा शोज़ का। और आस्ता आस्ता करते करते हम 99 और 2000 तक हम स्टूडियो लाइन्स में पहुंचे, और वहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों से और बहुत लोगों से मुलाकात हुई। बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसमें इसहाक भाई के साथ जब मुलाकात हुई, उनके ज़रिए से फिर आपसे हमें हमारी मुलाकात हुई, आपके ज़रिए डॉक्टर आमिर लियाकत से मुलाकात हुई। और वहाँ से एक वसीला बना कि हम जियो के लिए चीज़ें रिकॉर्ड करते थे, जिंगल्स गाते थे, और उनकी जो आईडीज़ हैं वो गाते थे। तो इसमें मैं आपका भी हमेशा ही करता हूँ, लेकिन यहाँ इंटरव्यू में भी ज़िक्र करना ज़रूरी समझूंगा कि डॉक्टर साहब से मुलाकात का वसीला आप बने। अगर आप लोग, जब डॉक्टर साहब पहला रमज़ान कर रहे थे और पहला रमज़ान गीत बना रहे थे, तो उस वक्त अगर आप लोग उनको सजेस्ट नहीं करते कि डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ के साथ हम एक आवाज़ लेंगे, जिसमें हम इंट्रो में कुछ अलाप लेंगे, एंड में कुछ बीच में कुछ पार्ट्स बनाएंगे। और तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो जिद्दत पसंद आदमी थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको इजाज़त दी। आप लोगों ने मेरे भरोसे कि यार शरीफ भाई की आवाज़ हम लेंगे। और आप अख्तर और असगर, आप जाहिर सी बात है हेड थे प्रोजेक्ट के। तो आपने मुझे जब रिकॉर्ड किया और जब डॉक्टर साहब ने सुना, तो उनको इतनी अच्छी लगी मेरी आवाज़, और आप लोगों की वो क्रिएशन, वो न्यू, बिल्कुल एक नई चीज़ थी, जो कि आज तो हर सब उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त वो बिल्कुल नई चीज़ थी जो आप लोगों ने की। और उसके बाद में फिर उनकी तमाम नातों में मेरी वॉइस आने लगी। तो 5-6 साल तक तो मेरी वॉइस ही आती थी। तो ये सिलसिला एक मुख्तसरन इस तरह यहाँ से यहाँ पहुँचा। अल्लाह ने आपको मेरे लिए हाँ, वसीला नहीं बनाया, और डॉक्टर साहब को। नहीं नहीं शहरी भाई, ये आपकी इंकिसारी है कि आप उसको इस तरह बयान कर रहे हैं। यकीनी तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही क्रेडिट था, और आप किसी भी इस तरह की आर्ट फॉर्म जो भी क्रिएट हो रही थी उस दौर में, उसकी ज़रूरत है आप। और नाजरीन को ये भी नहीं पता कि आजकल रमज़ान चल रहे हैं, और जो रोज़ा अफ्तार वो करते हैं जिस अज़ान को सुन के जियो न्यूज़ पर, वो किसी मिस्री, लबनानी या सऊदी ने नहीं अज़ान दी हुई, वो आपने दी हुई है, शहरी भाई ने दी हुई है। अरे आपका प्यार है अशर। इसमें भी मुझे लगता है कि कई लोग ये ना समझें कि आपने सवाल बनाए इसीलिए कि अशर का जिक्र बार बार आए और मैंने आपसे कहा हो कि ऐसा सवाल कीजिएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अशर ने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि वो क्या सवाल करेगा, लेकिन क्या करूं कि अशर मेरा भाई है, मेरा दोस्त है अशर आलम। और अ, इनका इसमें भी इसका अल्लाह ने अशर को वसीला बनाया कि जब मैं मुझे डायरेक्टर ताशी ने कहा कि आप आ जाएं, अजान रिकॉर्ड करनी है, तो मैं बड़ा खुश हुआ। और मैं अजान रिकॉर्ड करने जब गया तो 2 घंटे तक वोकल बूथ में मैं अल्लाह अकबर रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो जिस पे मैं खुद परेशान हो गया, और मैंने अशर को कहा कि अशर, ये मैं शायद मेरा काम नहीं है यार, मैं कर नहीं सकता। तो अगर कोई और रिकॉर्डिस्ट होता, कोई और प्रोजेक्ट हेड होता, तो वो कहता कि ठीक है यार, हमारा तो, हमने तो अपना काम किया, 2 घंटे दिए, नहीं हो सका तो वो डायरेक्टर को बोल देता है भाई किसी और को भेज दो। मैंने जब कहा भी कि किसी कारी को बुला लें, किसी मौजन को बुला लें, भाई ये मैं नहीं दे सकता। लेकिन क्योंकि अशर मेरा दोस्त था, मेरा भाई था, तो अशर ने कहा कि नहीं असगर, तुम वो फलाना फलानी रिकॉर्डिंग, वो फलानी भेज दो वहाँ पे, मैं और शरीफ भाई आ रहे हैं। तो आप मुझे ले गए, हमने कुछ खाया पिया, उसके बाद कुछ चाय पी। चाय पीते पीते मुझे याद आ गया, मैं एक नोहा पढ़ा करता था, तो मुझे याद आया मैं उसके आखिर में एक अजान दिया करता था। तो मैंने कहा सर चलें यार, याद आ गई मुझे कि क्या ट्यून करना है, किस तरह करनी है। तो आपने कहा चलें। चाय हम लोगों ने छोड़ी और हम जैसे ही जाने लगे तो बूथ में, तो मैंने कहा आप चलें,
प्रोजेक्ट लगाए, मैं ज़रा बस आ रहा हूँ। तो फिर मैंने पहले वज़ू किया, फिर मैंने शूज़ उतारे, वोकल बूथ में गया और मैंने वन टेक अज़ान रिकॉर्ड हो गई। तो मैंने अशर का बहुत इसमें और मैंने बहुत शुक्र अदा किया अपने रब का और अशर का भी यकीनन, क्योंकि अगर इनका बिलीव नहीं होता मुझ पे कि शरीफ भाई आप करेंगे, तो वो शायद मैं तो खुद डिसाइड हो गया था, मैं कहा नहीं यार मुझसे होगा नहीं। तो ये इसमें आपका प्यार है मेरे भाई कि वो रिकॉर्ड हो गई, चल गई। और उस वक्त तो लोग बड़ा हैरान होते थे कि यार एक अलग सी आवाज़ है और किसने रिकॉर्ड की है और ट्यून अलग है बहुत। तो बड़ा उससे मुझे बड़ा दिली सुकून मिला। और आपको तो पता है कि जब वो अजान रिकॉर्ड करके मैंने फ़ोन ऑन किया है तो क्या खूबसूरत खुशखबरी आई थी कि मेरे बेटे मोहम्मद रज़ा इस दुनिया में आए हैं। अरे नहीं शरीफ भाई, मैं फिर कहूँगा ये आपका बड़ापन है कि आप इसको इस तरीके से सोचते हैं। वो जो काम था वो आज जितनी खूबसूरती से लोग देखते हैं उसको, जितना खूबसूरत फॉर्म में नज़र आ रहा है, वो आप ही कर सकते थे, वो आप ही के बस की बात थी, तो इसी वजह से आपने वो काम किया। फिर भी आपको उस पूरे सिनेरियो को इस एंगल से देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने भी 90s में कराची में अपनी जवानी की बात की और उसमें आप स्टेज परफॉर्मेंसेस करते थे एज अ सिंगर। तो एक तासुर है कि उस वक्त की जो सियासत थी बड़ी जालिम थी, और उन्होंने कभी कोई फंक्शन वगैरह करवाना होता था तो आर्टिस्ट वगैरह को बुलवा लिया जाता था अगेंस्ट देयर विल। अगर वो जाना चाहें ना जाना चाहें, उनको ऑप्शन नहीं होता था, उनको प्रेशर में जाना ही जाना होता था। तो क्या ऐसा होता था? तो वाकई में ऐसा है, ये तासुर सही है? यार होगा, हमने भी सुना है यकीनन और देखा भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शायद उस वक्त जो बात थी ना, ये हम क्योंकि इनिशियली नए नए आर्टिस्ट थे तो शायद हमारी उतनी वैल्यू नहीं थी कि हमें ऐसे बुलवा लिया जाता। और बाद में जब थोड़ा सा लोग जानना शुरू हुए और थोड़ा सा टेलीविज़न पे आना शुरू हुआ, तो उस वक्त जब बुलाया गया तो यार बहुत रिस्पेक्ट से बुलाया गया और लिफाफा भी जो हम लेते थे उससे ज़्यादा दिए गए और बड़ा अप्रिशिएट किया गया। स्पेशली जब मैं कुर्ता पजामा पहन के और शेरवानी पहन के जाता था तो सब लोग ये कहते थे कि यार ये है हमारा लिबास देखें। तो उस वक्त तो मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। फिर जब 2017-18 में जो इलेक्शन हो रहे थे उस कैंपेन में बहुत सारे लोग दूसरे पार्टियों के लिए, जैसे पीटीआई के लिए राहत भाई ने गाया, राहत फ़तेह अली खान ने, किसी के लिए कुछ और किसी ने गाया। तो मैंने इनके लिए एक इलेक्शन का सॉन्ग गाया था और हैदर अब्बास रिजवी साहब ने वो लिखा था, तो मैंने वो गाया था। और बहुत सारे इवेंट्स हमने किए हैं। हमें तो पेमेंट्स वगैरह का कोई ऐसा, या भले हमें तो इज्जत मिली है यार, जो क्योंकि आज मैं यहाँ रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई डर खौफ तो है नहीं जो मैं झूठ बोलूंगा। तो जो सच है मैं वो आपसे बयान करूंगा। अच्छा शरीफ भाई, एक सवाल बड़ा तंग कर रहा है, पाकिस्तान क्यों छोड़ दिया? यार मेरे भाई दो तीन वजूहत थी कि एक तो ये कि मुझे ये लग रहा था कि अब क्योंकि मैं चैनल के साथ, किसी न किसी चैनल के साथ 10-12 साल से वाबस्ता था और एक रोज़गार चल रहा था, प्रोडक्शन में भी शामिल था और साथ अपने आर्ट से भी स्क्रीन पे रहा। तो अब मुझे ये लग रहा था कि अभी तक तो मेरे पास, अभी पिछले साल भी मुझे मुख्तलिफ चैनल से कॉल्स आई रमज़ान के लिए और रबीउल अव्वल के लिए। लेकिन इस साल भी मुझे बड़े दो चैनल से मुझे ऑफ़र आई, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ से निकल नहीं सकता था डॉक्यूमेंट्स की वजह से, तो मैं वो अभी नहीं कर सका। लेकिन मैं इस पे ये नहीं कहूँगा कि मेरा शायद टाइम ख़त्म हो रहा था तो मैं घबरा गया, नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अभी मेरा टाइम था और लोग मुझे बुला रहे थे और मैं रिक्वायरमेंट में था। लेकिन मुझे अल्लाह की तरफ से शायद ये इल्हाम हुआ, या ये कह लीजिए कि ये चीज़ें आना जहन में शुरू हुई कि यार आने वाले कुछ वक्तों में ना ये ऐसा नहीं रहेगा जैसा है। और स्पेशली आमिर भाई अब नहीं रहे। आमिर भाई जहाँ होते थे तो हम बड़े कॉन्फिडेंस, हम तो कुछ तबदो करते ही नहीं थे किसी काम के लिए, किसी चैनल के लिए कि हम कहाँ जाएं, क्या काम करें, क्या नहीं करें। हम तो ये देखते थे कि यार आमिर भाई करेंगे, आमिर भाई जहाँ जाएंगे वो हमें बुला लेंगे। तो आमिर भाई नहीं रहे यार। तो मुझे ये लगा कि शायद आमिर भाई की वजह से, उनके साथ होने की वजह से, उस छाप की वजह से, उस नाम की वजह से लोग ये ना कहें कि यार अब आमिर ख़त्म तो उसकी पूरी टीम ख़त्म, तो सब लोग ख़त्म। तो मुझे ये था। और दूसरा ये कि इस वक्त मेरे बच्चे की जो एज थी, तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं अपनी इस चीज़ को सेक्रीफाइस करके कि मैं मीडिया पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ और अपने बच्चे के लिए सोचूं, उसके फ्यूचर के लिए सोचूं कि ये वहाँ अच्छी तालीम हासिल कर ले और कुछ ज़िंदगी में अपने लिए कर ले, अपने घर वालों के लिए कर ले, तो ये राइट टाइम है, आई थिंक सो। तो बस मैंने इरादा किया, मेरे रब ने उसमें मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर दी। अच्छा शरीफ भाई, 15-20 साल से मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब से भी मेरी बड़ा ताल्लुक़ रहा है।
तो हम उनके साथ भी आपको देखते थे। तो बड़ी इनकिसारी आपकी तबीयत में, बड़े मोहब्बत वाले इंसान हैं आप, बड़े अखलाक अदब वाले। लेकिन हम देखते थे आपको उनके माशाल्लाह लंबा कद, चौड़ी कलाइयाँ, मुक्का, लंबे लंबे बाल। उस ज़माने में थोड़े लंबे बाल रखे थे आपने। तो मैंने सुना था कहीं कि आप बॉडी बिल्डर टाइप भी थे। तो आप कोई बॉक्सिंग वॉक्सिंग का भी शौक़ रखते थे, ऐसा है सच? किक बॉक्सिंग, उछल उछल के। यार अशर देखो, ये जो दोस्त लोग होते हैं ना जो घर की बातें जानते हैं उनको इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। असल में यार देखो, एक एक उम्र होती है और लड़कपन होता है, एक ब्लड जरा जज्बाती होता है आदमी, तो उसमें जरा करता है, मार कुटाइयाँ भी करता है, फील्ड में भी किए, क्रिकेट मैच में भी बहुत पड्डे किए। और इवन के मेरा दोस्त है इमरान जावेद, सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सुरीला आर्टिस्ट है, आप भी जानते हैं यकीनन। तो वो उसने मेरा नाम रखा है कि उसको ना कमेंट्स करते थे लोग अक्सर फेसबुक पे उल्टे सीधे, तो मैं उन कमेंट्स पे जाके रिप्लाई करता था और उनको जरा तगड़ा सा जवाब देता था। तो वो बेचारे माफ़ी मांग लेते थे, शहरी भाई सॉरी यार हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था इमरान भाई ऐसे हैं और ये फलाना। तो इमरान इमरान ने मेरा नाम रखा कि ताकत अली, तू ताकत अली है तेरा। तो मैंने उसका नाम रखा नज़ाकत अली। तो हम लोगों ने प्यार में। अच्छा, एक और हमारे कॉमेडियन है, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि चेरी भाई का जो मुक्का है ना, वो मेरे 2 मुक्के बनाओ तो इनका 1 मुक्का बनता है। तो मैं इनसे जरा संभल के बात करता हूँ। तो लेकिन उम्र के साथ आदमी मेच्योर हो जाता है। अब मैं मुक्का और लाते जो है ना अल्फाजों से मारता हूँ, हाथों से नहीं मारता। अच्छा, शरीफ भाई एक यूट्यूबर हुआ करते थे, होते हैं अभी भी वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। वैसे तो कंटेंट क्रिएशन की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन वो थोड़ी हदें पार कर गए थे 10-12 साल पहले। वो आपकी और डॉक्टर साहब की जो एक खुलूस और मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता था, वो उसको बड़े मज़ाक़-ख़ेज़ अंदाज में पेश करके यूट्यूब वीडियोस बना रहे होते थे। तो क्या कभी उस वक्त दिल चाहा कि अगर ये बंदा मिल जाए तो मैंने उसको 2 लगानी है, या आपने ये सोचा कि नहीं यार, मेरी वजह से किसी की दाल रोटी चल रही है तो चलने दो? यार दिल तो यही होता था कि एक नहीं काफी जाके लगाऊं, तो चपेटे जरा 8-10 होनी चाहिए। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुई तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये देखें, ये क्या वीडियो है? कह रहे बस इतने से मैं घबरा गया, अबे देख हमारे साथ क्या क्या होता है। कहने लगे अबे इसका मतलब है तू मशहूर हो गया, तू हिट हो गया। जो मशहूर होता है ना उसी की मीम्स बनती है, उसी के लोग पीछे लग जाते हैं। इसका मतलब है तू मशहूर हो गया, यही चाहता था ना? मैंने कहा हाँ चाहता तो था, लेकिन यार ये तो मेरे ही पीछे पड़े और भी तो लोग हैं टीम में। कहते नहीं, असल में मजा आता ही यही है कि तेरा और मेरा जो कॉम्बिनेशन है ना, वो लोगों को उसका मजा आता है कि यार ये जो हम दोनों का कॉम्बिनेशन है वो किसी और के साथ नहीं था आमिर भाई का। क्योंकि मेरे साथ उनकी सीरियस गुफ्तगू भी होती थी, रूहानी गुफ्तगू भी होती थी, और मजाक भी होता था। गेम शो में हम दोनों अलग करेक्टर होते थे, उमर शरीफ और शकील सिद्दीकी हो जाया करते थे। तो ये था मामला। अच्छा शरीफ भाई, हमने देखा है 100% नहीं, लेकिन अक्सर औकात जो लोग ऑन एयर होते हैं, उनका जो ऑन एयर चेहरा होता है, जो उनका मिजाज होता है, वो ऑफ एयर से बहुत मुख्तलिफ होता है। अक्सर तो बिल्कुल ही चेंज होता है। डॉक्टर साहब को आपने कैसा पाया? वो जैसे ऑन एयर दिखते थे वही ऑफ एयर, जब बिहाइंड द कैमरा आम जिंदगी में वो आपके साथ ताल्लुक़ में वैसे ही थे, या बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान थे? यार अशर आपको भी पता है, डॉक्टर साहब थे तो बड़े शुरू से जॉली, और जब हमारे साथ रिकॉर्डिंग में भी आते थे आपको याद है कैसी मस्तियां तफरियां करते थे। लेकिन हुआ ये कि जो उनका पहला प्रोग्राम आया ना, तो आलिम ऑनलाइन, उसकी वजह से उनकी इमेज वो बन गई सीरियस वाली। लोग उनको आलिम समझने लगे, जबकि वो आलिम नहीं थे। वो स्कॉलर थे, उन्होंने पढ़ा बहुत था तारीख को, वो एक आलिम नहीं थे। तो वो एक एंकर था। उसने आलिम ऑनलाइन नाम इसलिए रखा था कि उसमें आलिम आएंगे और एंकर उनसे सवाल करेगा। तो लोगों ने हमारे यहाँ, तो लोग ये समझते ना ये तो आलिम है, दीन की बात कर रहे हैं, अब ये देखें गेम शो भी कर रहे हैं, इसमें हंसी मजाक कर रहे हैं। भाई वो एक एंकर है, वो अपने आप को चेंज कर लेता है। मॉर्निंग शो में वो अलग नजर आता था, गेम शो में वो अलग नजर आता था, और जब उन्होंने न्यूज शुरू की तो उसमें वो अलग नजर आते थे। और वो उस आदमी को पता था कि कौन सा काम किस तरह होना है। तो वो हकीकतन तो वो वैसे ही थे जैसे हम इनाम घर में देखते थे, चुलबुले। अच्छा शरीफ भाई, डॉक्टर आमिर लियाकत
क्या बेहतरीन करियर, मेरे ख्याल से पिछले 20 सालों में उन जैसा परफॉर्मर, ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस देने वाला, एंटरटेनर, होस्ट, मतलब कि जो भी कैटेगरी कह लें, ऐसा लगता है कि वो आए थे तो टीवी को उरूज मिला था, और वो चले गए तो साथ टीवी भी ले गए। तो ऐसे ज़बरदस्त परफॉर्मर का इतना तल्ख इख्तिताम इतनी यंग एज में, आप क्या समझते हैं इसकी वजूहत क्या थी? कोई साजिश थी उनके ख़िलाफ़? उनकी अपनी पर्सनालिटी में कोई ऐसा फ्लॉ था जिसकी वजह से ये इख्तिताम हुआ, ऐसा हुआ, या कोई और वजह थी? आप चाहें तो इस बात का जवाब ना भी दें, लेकिन क्योंकि अवाम में मुख्तलिफ तासुर हैं, आप करीबी उनकी शख्सियत हैं, तो आपको बेहतर पता होगा। यार अशर, क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत सारे लोग छोड़ गए थे और हम बहुत कम लोग थे उनके साथ, तो हमने जो महसूस किया ना वो ये था कि डॉक्टर साहब ऐसे आदमी थे नहीं जो आखिर में हो गए थे, जो कंफ्यूज इंसान, और बहुत अजीब अजीब उनकी वीडियोस आना शुरू हो गई थी। मैं कोशिश करता हूँ कि यार उस पहलू पे बात ही ना करूँ, क्योंकि अल्लाह पाक भी फरमाता है कि आप पर्दे रखें, क्योंकि अल्लाह भी पर्दे रखता है हमारे आपके। तो हमें भी अल्लाह यही हुक्म देता है कि आप दूसरे इंसानों के पर्दे रखो, खासकर जो अब दुनिया में ना हो उसका, उन चीज़ों का क्या करना। लेकिन एक सियासत के तौर पे मुझे लगता है कि प्लान किया गया, क्योंकि लोग अपने टैलेंट से उस आदमी को नीचे नहीं कर पा रहे थे, वो अपनी जगह से ऊपर 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 जाते ही चला जा रहा था। तो दूसरे लोग, मुझे लगता है कि वो ये कुछ कुछ गेम हुआ है कि उनको प्लान किया गया, उनको डिस्टर्ब किया गया, उनकी पहले फैमिली ख़राब की गई, फिर उनको डिस्ट्रैक्ट किया, वो जो काम करते थे जिसमें वो नंबर 1 थे उससे हटा के उनको दूसरी चीज़ों में उनको इन्वॉल्व किया गया, उनको दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व किया, दूसरे लोगों से इन्वॉल्व किया गया, जो कि मैं बस क्या कहूँ कि वो उनको डिस्ट्रैक्ट कर गया, कि वो अपने काम से, अपनी फोकस से, अपनी चीज़ों से हट गए, और वो उनके लिए बहुत ख़राब हो गया। और फैमिली टूटी तो ज़ाहिर सी बात है, वो तन्हा हो गए थे बहुत ज़्यादा, और अक्सर वो इतने तन्हाई में चले गए थे कि अगर कोई जाना चाहे भी उनके पास तो वो नहीं मिलते थे। यार अभी मैं बताऊंगा शहरी भी, तुम आना, अभी अभी मैं ज़रा यार अजीब उसमें फेज में हूँ। अब वो ज़ाहिर सी बात है कि हम इस तरह तो नहीं पहुँच सकते थे कि दरवाज़ा तोड़ के चले जाएँ। तो बस मुझे यही लगता है कि वो, ये भी नहीं कह सकते कि मुकद्दर ही ऐसा था, क्योंकि अल्लाह ने अकल दी है इंसान को कि आप उसके हिसाब से तदबीर करते हैं। तकदीर बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन तदबीर भी अल्लाह ने दी है। दोनों चीज़ें मिलके इंसान को लेके चलती हैं। तो कहीं तदबीर गलत हुई और कहीं तकदीर उनकी ऐसी थी, तो ये दोनों मिलके फिर ये अंजाम आमिर भाई का हुआ। अच्छा शरीफ भाई, अब आप अमेरिका में होते हैं तो क्या मसरूफियात क्या होती हैं वहाँ पे? और ये सिंगिंग करियर अपना परसू किया आपने, उसको आगे लेके चल रहे हैं? ये आप बिल्कुल ही खैर बात कह दिया ऐसे। नहीं यार, सिंगिंग तो चल रही है। जब मैं शुरू में आया था तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, सिर्फ जॉब पे ही फोकस था जब डैलस में था। लेकिन जब मैं यहाँ ह्यूस्टन आया हूँ तो यहाँ अपॉर्चुनिटी मुझे इतनी अच्छी मिली कि मैं, म्यूज़िक की ही मेरी जॉब है। एक क्रेव कैफ़े जो बहुत ही स्टैंडर्ड का रेस्टोरेंट है, और वहाँ पे नूरी बैंड और इमरान अब्बास जैसे एक्टर और बहुत सारे लोग आर्टिस्ट आके परफॉर्म करते हैं। तो वहाँ मैं वीकली गाता हूँ, महीने में 2 या 3 प्रोग्राम्स मेरे होते हैं, और उन्हीं के थ्रू मेरे पूरे टेक्सास में जो बुकिंग्स होती हैं प्राइवेट कॉन्सर्ट्स की, तो वो उन्हीं के थ्रू मेरी होती है। मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, और उन्हीं का एक, उनके बहुत सारे बिजनेस हैं, तो उनका एक वेयर हाउस है, उसमें भी मैं कुछ चीज़ें देखता हूँ। वहाँ पर 4 डेज़ मेरा वहाँ होता है, 3 डेज़ में जो है वो अपना वर्कआउट करता हूँ अपने प्रोग्राम के लिए। और आउट ऑफ स्टेट मेरी जो इंक्वायरीज आती हैं और जो मेरे प्रोग्राम्स होते हैं वो भी मैं कर रहा हूँ, और उस पर भी फोकस हूँ। और यहाँ रहते हुए मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपने म्यूज़िक से अपने वतन के साथ जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरव्यू के ज़रिए भी लोगों के साथ कनेक्ट में हूँ, और अभी मेरा एक नया गाना आने वाला है जो मैंने यहाँ आके लिखा है, यहाँ की फीलिंग्स देख के, कि परदेश में रह के अपने देश को लोग कैसे याद करते हैं, कैसे याद करते हैं। तो मेरा गाना भी रिलीज़ होने वाला है जल्द इंशाल्लाह, परदेश। तो वो ज़रूर देखिएगा। उसमें वो फीलिंग्स हैं जो पाकिस्तान से आ जाते हैं और यहाँ रहते हैं, और वो क्या क्या चीज़ें मिस करते हैं अपने पाकिस्तान की। तो वो मैंने कोशिश की है कि उस गाने में कहीं थोड़ा बहुत आ जाए। हमें बिल्कुल इंतज़ार है उस सॉन्ग का। जी। और एक सवाल और, अमेरिका हिजरत कर चुके हैं आप, ज़िंदगी के 30-35 साल जी। आपने पाकिस्तान में गुजारे, करियर भी यहाँ पे शुरू किया। तो आपको क्या लगा अब अमेरिका शिफ्ट होने के बाद, वहाँ पे माहौल देखने के बाद, वहाँ पे मौक़ों को जांचने के बाद, परखने के बाद, कि मैंने आने में बहुत देर कर दी, टाइम पर आया हूँ,
या कुछ अर्सा पहले आ जाता तो आज कोई बहुत बड़ी अंपायर बना लेता मैं अपनी मेहनत से। और अब ज़िंदगी में इतना वक्त नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा कुछ कर सकूं। पहले आ जाना चाहिए था। या आपको लगता है कि नहीं बस सही है, आ गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ भी होते पाकिस्तान में होते, एक ही बात थी? नहीं, मैं समझता हूँ कि मैंने देर नहीं की, और जो मेरा टाइम था मैं उस वक्त पहुंचा हूँ, और बल्कि मैं अब ये सोचता हूँ कि मैं सही वक्त पे आ गया। अल्लाह ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ। मेरा हमेशा से अशर एक बिलीव रहा है एक बात पे कि यार, जैसे कभी मैं किसी चीज़ के लिए पीछे फोकस पे भागता था और मुझे नहीं मिलती थी, तो मैं उस वक्त थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाता था। लेकिन जब मैं देखता था कि थोड़े अरसे के बाद वो चीज़ मुझे मिल जाती थी, लेकिन मैं सोचता था कि अच्छा हुआ कि मुझे उस वक्त नहीं मिली, अगर ये मिलती तो उसके ये नुकसानात होते हैं। तो अल्लाह आपके लिए आपसे बेहतर सोच रहा होता है। अल्लाह ने जो मेरे लिए सोचा, जो मुझे नवाजा, बल्कि मेरा छोटा भाई तो मुझे कहता है अशर कि भाई आप अल्लाह से जैसे जैसे मांगते गए, जैसे जैसे बोलते गए ना, अल्लाह आपकी तकदीर वैसे 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 लिखता चला गया। तो इस बात का मैं कितना शुक्र अदा करूँ, कैसे अपने रब का शुक्र अदा कर पाऊंगा, मैं तो इसके समझ नहीं सकता। अच्छा शरीफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, इसके लिए हम एहसानमंद हैं आपके। और शरीफ भाई, मेरे लोग जिस प्लेटफॉर्म पे इस वक्त आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इसके लिए कुछ भी इस्लाही मशवरा हो जिससे हम मज़ीद प्रोग्रेस जल्द से जल्द कर सकें, तो वो भी सर आँख होता है। अरे यार, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप भाई हैं हमारे। एक तो ये कि आप खुद इतने टैलेंटेड आदमी हैं। एक एक आपकी कोई शख्सियत में सिर्फ ये नहीं है कि आज लोग आपको देख रहे हैं तो आप ये एंकरिंग कर रहे हैं। न्यूज़ एंकरिंग अलग अलग चीज़ है, और साउंड इंजीनियरिंग में आप हमेशा बहुत बेस्ट रहे, नंबर वन रहे। तो आपके अंदर खुद एक बहुत सारी सलाहियतें अल्लाह ने आपको दी हैं। तो अल्लाह आपको इंशाल्लाह कामयाब करेगा हर कदम पे मेरे भाई। मेरी दुआएं आपके लिए, आपके चैनल के लिए, आपके बीवी बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए। आप हमेशा खुश रहें और अल्लाह आपको हमेशा आसानी अता फरमाए मेरे भाई।